India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे हैं। साइंस में फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कर रहे थे। ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल से देखा था बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। चार्ज होता क्या है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जनरेट होता है, कितने तरह के चार्ज होते हैं, चार्ज के होने के वजह से कैसा उस पर फोर्स फील होता है, सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही माइन्यूटली हमने पिछले क्लास में बेसिक चीज़ों को देखा हुआ था। आज से हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में शुरू करेंगे पढ़ना, जो हमारे 10th के सिलेबस में है और फिर जो हमको आगे हेल्प करेगा 11th और 12th में नीट या फिर मेडिकल में। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए। मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूँ सब चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे थे, चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने करी थी उसमें कि किस तरीके से जो है सो चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखा था पिछले क्लास में। मैंने आपको कहा था कि आप बना के लाइएगा। आई होप आप सबने बनाया होगा। तो जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका कुछ सॉल्यूशन मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको मिला होगा 3 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। आप लोग देख लीजिए, उसमें मैच करवा लेना बस एक बार, मैं उस पर नहीं जा रहा। चलिए, तो आपने इन चीज़ों को करा हुआ। देखो एक बात और है, फटाफट अब नया हम लोग पेज ले लेते हैं, एक शुरू करिए। देखो हमने कल देखा था कि कैसे अगर दो सेम चार्ज हम लोग आसपास में रखेंगे तो वो एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स फील करेगा, और कैसे हम अपोजिट चार्ज पास रखेंगे तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। बच्चों यहाँ जो ये लगने वाला फोर्स है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ चार्ज स्टेट अवस्था में है, ना कि मोशन में है। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से पढ़ाया जाता है चीज़ों को। 11th और 12th में जब आप जाओगे तो आपको दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, ड्यू टू रेस्ट में अगर कोई चार्ज है उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर जनरेट हो रहा है तो हम कहेंगे क्या, वहां पर जो चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और दूसरी जगह में अगर हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो हम वहां पे कहेंगे उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसके बीच में लगने वाले फोर्स का हम एक नाम देंगे आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फटाफट से हेडिंग लगा लो एक, उसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर और रिपल्सन, क्योंकि इसमें दोनों ही पॉसिबल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया? चलिए आज से जो हमको पढ़ना था हेडिंग लगाइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। हेडिंग लगाओ, कूलम्स लॉ। हेडिंग लगाओ, कूलम्स लॉ। बच्चों ये एक नियम है जो कूलम्ब साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम था ये, कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके द्वारा दिया गया है, जो हमको हेल्प करता है मेजर करने में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर कहीं पर कोई दो चार्ज रखा हुआ है, उसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स है चाहे वो रिपल्सन का फोर्स है, तो उस लगने वाले फोर्स के अमाउंट को मेजर करने के लिए एक रूल हमारे पास है, एक नियम हमारे पास है जो कूलम्ब के द्वारा दिया गया है, जिसको हम कहते हैं क्या, कूलम्स लॉ। तो इस लॉ के बारे में सबसे पहला बात लिखिए आप कि दिस लॉ वॉज गिवन बाई, जल्दी से, दिस लॉ वॉज गिवन बाई, कौन दिया था हमको ये, कूलम्ब। दूसरी बात, इस लॉ का काम क्या है, तो लिखिए इट हेल्प्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन
टू चार्ज। कहोगे सर टू चार्ज कहने का मतलब क्या दो में ही निकलेगा? नहीं, आप 3 4 में भी निकाल सकोगे, लेकिन एक बार में ये फोर्स, ये लॉ, ये रूल, ये फॉर्मूला केवल 2 चार्ज पे अप्लाई करना। सपोज करो यहाँ पर कोई एक चार्ज ए है, ये कोई बी है, यहाँ पर कोई सी है, तो आप पहले ए सी का निकालो, फिर सी बी का निकालो, ए बी का निकालो, इस तरीके से एक बार में केवल 2 चार्ज के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है ना? तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी ही चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो फटाफट से नेक्स्ट देखो, लिखिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग इस चीज़ों को कि कैसे कैसे जो है सो ये लॉ हमारा क्या है, लॉ कहता क्या है और कैसे हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे पढ़ते समय अपने सिलेबस में। चलिए देखो, इस लॉ का 2 पार्ट है, इस लॉ का 2 पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहता है इस लॉ का कि अगर कहीं पर कोई 2 चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और डायरेक्टली डिपेंड करेगा। फिर से समझो, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। लिखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला जो पार्ट है इस लॉ का वो कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charge is directly proportional to the product of their मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज A है और यहाँ पर कोई एक चार्ज B है, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये जो A चार्ज है, A जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो उसके ऊपर चार्ज है Q1, यहाँ जो B ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर सपोज करो चार्ज है Q2, तो ये रूल कहता है कि इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट से। कहने का मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिलेशंस, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। डायरेक्ट रिलेशन में चीज़ें आपस में डायरेक्टली रिलेट होती हैं, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ती हैं। इनवर्स रिलेशन में एक के बढ़ने से दूसरा घटती है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग गाड़ी में एक्सेलरेशन लगाते हैं स्पीड बढ़ जाता है, मतलब एक्सेलरेशन का स्पीड के साथ में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। लेकिन अगर हम बात करेंगे ब्रेक का स्पीड के साथ में तो इनवर्स, आप ब्रेक बढ़ाओगे स्पीड घट जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। ये हमारा इस लॉ का पहला जो स्टेटमेंट है वो है। दूसरा पार्ट जो इस लॉ का है वो कहता है कि इस दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स केवल इनके चार्ज पे ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों के बीच के दूरी पे भी डिपेंड करेगा। तो सपोज करिए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमारा r है ना? आप चाहो तो कहीं साइड में लिख लेना कि हेयर Q1 एंड Q2, यहाँ जो Q1 और Q2 है वो चार्ज है A पे और B पे, जबकि जो r है वो दोनों के बीच का बिटवीन का डिस्टेंस है। ठीक है ना? देखो, दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है, पहले आप उसको लिखिए, लिखो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज, इस बारी क्या होगा? इनवर्स, इज इनवर्सली रिलेटेड या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ, टू द डिस्टेंस ऑफ, टू द डिस्टेंस, और केवल डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब अगर यहाँ एक चार्ज A है जिसके ऊपर में Q1 चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट B है जिसके ऊपर में Q2 चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस है R,
तो यहाँ जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 अपॉन लिखते हैं, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इन दोनों के बीच के रेडियस यानी डिस्टेंस। तो देखो तो डिस्टेंस कितना है? r है, उसके स्क्वायर का। दैट मीन्स कि f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो f इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वाले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब जब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन आ गए हैं तो उसके बाद आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए हम लोग यहाँ क्या देखेंगे। पहला इक्वेशन कहता था f प्रोपोर्शनल टू q1 q2, दूसरा इक्वेशन कहता था f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को जब हम मिला करके एक साथ देखेंगे तो हमको दिखेगा f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है हमारा कूलम्स लॉ जो कहता है कि लगने वाला फोर्स। देखो बच्चों, कूलम्स लॉ का 2 पार्ट होता है, एक उन दोनों के बीच के चार्ज के प्रोडक्ट को रिलेट करता है फोर्स से, और एक उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिलेट करता है फोर्स से। तो आई होप आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन चूंकि अभी ये प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है तो हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको तो मैंने पहले सिखाया हुआ है कि जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनल होता है आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, वहाँ इक्वल का साइन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रखना पड़ता है। तो नाउ यू हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट दैट इज f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। लिखोगे where k is a constant, k is a constant, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको या तो तुम बोलो k को एक कांस्टेंट है, या फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कौन है, k। दूसरी बात, इस k के बारे में एक बात और याद रखिएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका अपना एक वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ जो k है उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर इस k को देखेंगे, k का फॉर्मूला निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब f × आर स्क्वायर, और ये q1 q2 नीचे आएगा, मतलब q1 × q2 इज इक्वल टू k। और इस k का अगर हम यूनिट निकालेंगे तो इन सब चीज़ों का यूनिट पुट करो, k का यूनिट मिल जाएगा। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे 2 बार चार्ज है मतलब कूलम्ब स्क्वायर। यानी हमको पता चला कि हमारा जो k है, जो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो हमको पहले से पता था, लेकिन यूनिट हमने अभी निकाला, जो कि निकला कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस कूलम्ब के लॉ को बढ़िया से समझ लिया है तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल मुझे करके दिखाइए। मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते चलें, तो आपको अभी से ही एक आदत आपके अंदर डेवलप हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अभी क्या होता है ना बच्चों, कि अभी तो बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं हैं, और जैसे ही वो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, मेडिकल में, या फिर इंजीनियरिंग के समय में, तो उनको चीज़ें बहुत मुश्किल दिखाई देती है वहाँ पर। उसका रीज़न बस एक है कि हम लोग अभी से न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमने अभी से ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखा, अच्छे से उसको सॉल्व करा, तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बना करके दिखाओ, पहले लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब। 6 कूलम्ब एंड 3 कूलम्ब। एक बात और लिख लो, where these charges are separated with a distance of 2 मीटर। समझिए अब इस बात को, मैंने क्या कहा, यहाँ हमारे पास कोई एक चार्ज है जिसके ऊपर में 6 कूलम्ब का चार्ज है एक बॉडी, एक दूसरा बॉडी यहाँ है जिसके ऊपर में 3 कूलम्ब का चार्ज है, और इसके बीच में 2 मीटर का
डिस्टेंस है, आपको बताना है कि ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मैंने आपको ये नहीं बताया चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब मैं आपसे फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। अगर दोनों का चार्ज सेम होगा, मतलब यहाँ +6 कूलम्ब और +3 कूलम्ब, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का होगा। लेकिन अगर चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्शन का होगा। मैं भी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, बस आपको हमको मैग्नीट्यूड निकाल करके दिखाइए। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन अभी आपको केवल क्या दिखाना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो आप लगाओगे फॉर्मूला जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करके सिखाया था, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। अब जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो निकलेगा आपको F बराबर K का वैल्यू बताओ क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है ना। तो अगर आपको याद होगा तो आप लिखोगे 9 × 10⁻⁹, ये हो गया K का वैल्यू, इंटू Q1 पहला चार्ज जो कि है हमारा 6 कूलम्ब, इंटू दूसरा चार्ज जो कि है हमारा 3 कूलम्ब, अपॉन, अब इसके नीचे क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर, और बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, 2 का स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना तो F = निकल जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 6 3 × 18 अपॉन 2 2 × 4। इस 9 को अप्रॉक्सीमेट 10 से आप अगर कंपेयर करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 × 10⁻10 इंटू 18 अपॉन 4। सॉल्व कर लेना, यही हमारा बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इजिली विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ एंड द फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर इतना सारा बात आपको समझ में आ गया है तो अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पर जो यूनिट आएगा फोर्स का वो क्या होगा, न्यूटन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए, अगर इतना सारा बात आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इस सबको साफ कर दे रहे हैं हम, नया पेज लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हम लोग अभी, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने लिखवाया हुआ है ऑलरेडी आपको कि सबसे मोस्ट ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला ये एनर्जी है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है ये, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप दोबारा से लिखिए नहीं, बस सुन लीजिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगली बात मैं इसके बारे में लिखवाया था मैंने कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तीसरी बात हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग बोलते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्टेट में आए, और करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ड्यू टू इन मोशन आए। तो इस तरीके से हमने 2 तरह के इलेक्ट्रिसिटी को आपस में कर करके देखा था। आई होप आपको इतना सारा बात समझ में आ गया होगा। चलो, इलेक्ट्रिसिटी के बाद नीचे लिखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक, जल्दी लिखिए इसमें, द current flows through the wire, current flows through the wire, the current flows through the wire। देखो वायर हमारा क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो वायर के ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड। सॉलिड के केस में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़, आप याद रखिए इस बात को कि अगर कोई सॉलिड है, लाइक एक लोहे का छड़ है, एक स्टील का छड़ है, कोई भी चीज़, तो अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, एक कॉपर का वायर है, तो अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स में जो मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पास आउट हो रही है। एक टेक्निकल बात आपको ये याद रखना है बच्चों, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर से सुनो, आपको एक बात याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ठीक उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये बात आपको याद रखना है ना। क्या क्या मैंने बताया अभी आपको याद करो जल्दी से। द करंट फ्लोज
थ्रू द वायर सॉलिड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो करंट का मतलब ही होता है फ्लो, पानी में भी अगर फ्लो होता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं, हवा में भी करंट हो सकता है ना। करंट का मतलब फ्लो, फ्लो ऑफ व्हाट, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा देन हम कहेंगे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखना है अगर हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट को हम बोलते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स मूविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज के मूविंग डायरेक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पॉजिटिव तो मूव करता नहीं है। अब जो कि पॉजिटिव मूव करता नहीं है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि नेगेटिव जिधर मूव करता है उसके अपोजिट पॉजिटिव का फील्ड बनता होगा, पॉजिटिव मूव करता होगा, और इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कहा जाता है क्या, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इन बातों को आप याद रखिएगा। दूसरी बात, ये तो था मेरा सॉलिड में। अगला पॉइंट लिखो, इन लिक्विड या फिर सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज या करंट फ्लोज ड्यू टू वहाँ पे क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पे होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या फिर हम लोग जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उस सॉल्यूशन में देयर आर सम आयंस, और उन आयंस के मूवमेंट के वजह से उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का जो है सो पास आउट होना होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, तो वहाँ यही चीज़ जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात लिखिए, करंट। करंट हम लोग किसको बोलते हैं, लिख लो इसको भी जल्दी से फटाफट लिखो। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों जब तक डेफिनेशन आपका क्लियर नहीं रहेगा आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आता है। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जैसे ही रेट आ गया मतलब डिवाइड लगने वाला है, और क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, तो रेट है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया ना, रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रखो रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही हमने इसमें रेट लगाया तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से मिलके आएगा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन, टोटल जितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम। इसका मतलब करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से, करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी बोल लो, तो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से, जो कि होगा चार्ज जो कि इसको हम रिप्रेजेंट करते थे क्यू से, अपॉन टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला आपको मिला। याद करो पहला फॉर्मूला कब मिला था, जब मैंने आपको कहा था कि किसी कंडक्टर से, अगर सपोज करो किसी कंडक्टर से 1 लाख इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो टोटल कितना चार्ज वहाँ फ्लो होगा। तो मैंने बताया था नेट चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, नेट चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी Q इज इक्वल टू NE। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था, और ये आज हमको दूसरा फॉर्मूला मिला, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई T, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और करंट। दूसरी बात, अब अगर हम T को मल्टीप्लाई कर दें तो I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, एक ये बात हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से T को निकालने जाएं तो T इज इक्वल टू क्यू बाई आई। तो इस तरीके से टोटल 3 फॉर्मूला फिर से हमको यहाँ पर बन के मिला। इन तीनों को आप लिख लीजिए और आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है यहाँ तक। अब अगर कल को कभी दोनों फॉर्मूला यूज़ करने का समय आ जाए तो आप Q के जगह पर NE रख सकते हो, तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू NE बाई टी, है ना। समझ में आ रही है बात। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन रहे तो हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, हम चार्ज निकाल सकते हैं, टाइम गिवन रहे तब। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए अब करंट के बारे में 1-2 और बातें लिखते हैं। तो करंट के नीचे लिखो एक लाइन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला में क्या क्या है, चार्ज है और टाइम है, चार्ज भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो ये भी क्या होना चाहिए, स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर, ठीक है। दूसरा बात मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, इट्स एसआई यूनिट इज
इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। अब कुछ छोटा छोटा चीज़ है जो लिख लो आप, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लिखो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। एक और बात लिखो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तीसरी बात 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 एम्पियर। ये सारी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। एक और बात लिख लो, जैसा कि हम लोग सबके बारे में लिखते थे इसके बारे में भी लिखेंगे। यूनिट, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ करंट क्या है तो आप कहोगे यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या है करंट का? करंट का फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, है ना? तो जल्दी से करिए, यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? तो यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है यूनिट निकालना किसी भी चीज़ का। तो बताओ जल्दी से, चार्ज का यूनिट क्या होता है? सर कूलम्ब होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। इट मीन्स करंट का यूनिट क्या हो गया? या तो इसको बोल दो आप कूलम्ब पर सेकंड, क्या बोलोगे? कूलम्ब पर सेकंड, या फिर एक दूसरा नाम हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड। ऐसे कूलम्ब सेकंड इनवर्स, क्या कहेंगे हम इसको? कूलम्ब सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आ गया? दूसरी बात, अब ध्यान से देखो, हमने देखा ऐसा कि करंट का यूनिट क्या होता था? करंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर से ना। चलो, एसआई यूनिट हो गया इसका एम्पियर, लेकिन अगर हम लोग जेन्युइनली निकालेंगे तो वो कैसा निकलेगा? कूलम्ब पर सेकंड। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड। यानी इसका मतलब हुआ अगर किसी कंडक्टर से होकर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर जाए तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 एम्पियर के बराबर की होगी। आई होप आपको याद हो गया, समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि डिफाइन 1 एम्पियर। कैसे आता है क्वेश्चन? डिफाइन 1 एम्पियर। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को लिख ही लें फटाफट से, याद नहीं रहेगा आपको। लिखिए इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नहीं लिखो, इंपॉर्टेंट करके लिखो। डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर लिखो इसके नीचे। इफ 1 कूलम्ब of charge flows through a conductor in 1 second, then the current flows through it is said to be 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को देख करके फॉर्मूला बना सकते हो। इस पे और कुछ क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। 1-2 और भी क्वेश्चंस मैं चाहूँगा आप इस पे करें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो आपको सॉल्व करना है अपने दिमाग से। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बना के दिखाओ। लिखो इफ़ 1 माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, then find the current। जल्दी से बताओ। अभी मैंने बताया था ना कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? 1 माइक्रो कूलम्ब, दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 कूलम्ब। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया? 10 टू द पावर -3 कूलम्ब पर सेकेंड। यही क्या हो जाएगा इससे पास आउट होने वाला? करंट। ठीक है ना? सॉरी, मिली नहीं है, माइक्रो है, तो माइक्रो में 10 का पावर -6 होता है, याद रखना, 10 का पावर -6।
चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, दूसरा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज flows through a conductor when 1 ampere of current flows in 5 seconds। चलो फॉर्मूला वही है, फिर से अप्लाई करो। करंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन टाइम। इस बार पूछ क्या रहा है आपसे, चार्ज ना, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स कि करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। करंट कितना गिवन है, 1 एम्पियर का, टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड का, यानी 5 एम्पियर सेकेंड, या फिर चार्ज को किस में हम लोग लिखते हैं, कूलम्ब में ना, तो 5 कूलम्ब का चार्ज इसके होकर के पास हो रहा है। कहोगे सर आपको कैसे पता चला कूलम्ब हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि करंट भी अपने एसआई यूनिट में है, टाइम भी अपने एसआई यूनिट में है। दैट मीन्स कि चार्ज का भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर एसआई यूनिट आना चाहिए। दैट मीन्स कि ये 5 सेकेंड हो गया। चलो, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। एंड अभी हम लोग जो है सो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। कल वाली क्लास में मैं आपको शुरू करूंगा करंट पढ़ाना। हम लोग करंट 2 तरह से पढ़ेंगे। एक हमारा होता है कौन सा, अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी। एक होगा हमारा डीसी, डायरेक्ट करंट। दोनों के बिहेवियर्स को देखेंगे, क्या क्या होते हैं, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है अपने आप में थोड़ा बड़ा है, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको पढ़ाऊंगा भी। चीज़ें जो आपको 11th और 12th में पढ़नी है वो भी कुछ चीज़ें जो इजी हैं यहाँ पर आपको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना अगर आपको समझा रहा हूँ, मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं वो चीज़ भी समझाऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, लंबी होंगी, बड़ी बनेंगी, लेकिन आपको देखना है, पेशेंस रखना है और इसको बढ़िया से सीखना है ना। इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद आपको कोई इफ़ बट ना रह जाए कि इसमें ये नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप अगर 10th में हो तो वो सारी ही चीज़ें आपको आनी चाहिए जो 10th के किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से आती होगी, चाहे वो कहीं भी रह के पढ़ रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो अपने आप को एक नेशनल लेवल के लिए आप प्रिपेयर करिए। एक नेशनल लेवल पर अपने आप को सोचिए कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो महाराष्ट्र में या फिर किसी बड़े बड़े कोचिंग्स में, बहुत सारे कोचिंग्स है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स है जहाँ पर लाखों रुपये बच्चे खर्चते हैं, वहाँ जाके वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप भी उन चीज़ों को जानें, आप भी उन चीज़ों को पढ़ें। जब भी वो गाँव आते हैं वापस आपके पास, तो आप उन चीज़ों से, आप उनके नोट्स से अपने नोट्स को मिलाएं, देखें कि सब चीज़ें एकदम सेम टू सेम है, वैसी ही चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, तो फिर सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो मेहनत करिए, बने रहिए। थैंक यू। India's best learning app.